और इंडिया के रुपए की कीमत थी 32 रुपए प्रति डॉलर, हमसे एक रुपया कम था वो। आज 2022 में इंडिया की कीमत है 84 या 85, जो भी उनकी 90 से कम है, और हमारी कीमत है 225 230 के करीब है। ये पीरियड होता है तकरीबन 30 साल से कम का पीरियड बनता है। आप मुझे ये बताइए कि ये 30 साल में जो हमारी करेंसी इंडिया की करेंसी से ऑलमोस्ट 3 टाइम पे नीचे। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की को लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि भारत की जो करेंसी है वो आज कहीं न कहीं अमेरिका के डॉलर तक को मात देने के लिए तैयार है। जबकि दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की करेंसी के साथ कंपेरिजन किया जाए तो पाकिस्तान की करेंसी भारत की करेंसी के आगे कचरा जैसी लगती है, क्योंकि इन 30-31 सालों में भारत ने इतनी ग्रोथ की है कि पाकिस्तान उसके आसपास भी नहीं भटकता है। तो दूसरी तरफ कैसे आज पाकिस्तानी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल क्राइसिस में चली गई है। तो आज इस एंकर ने पूछा इमरान खान के इस चमचे से कि सीधी सीधी कि आप भी पैरासूट टाइप फाइनेंस एक्सपर्ट पाकिस्तान लाए गए थे, तो आपने क्या किया? तो ये कैसे भड़क पड़ा है इस डिबेट में, आप देखोगे इस एंकर पे, और बोल रहे हैं कि आप अपना काम करिए और दूसरा कोई क्वेश्चन ऐसा पूछिए। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों एडिशनल टैक्सेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं आईएमएफ प्रोग्राम को रिज्यूम करने के लिए। क्या आप ऐसा वक्त में जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑलरेडी 25% है, कॉमनर के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्या इस तरह के सख्त फैसले नागुज़ीर हो गए? देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि जो आईएमएफ ने कंडीशन दी है रिगार्डिंग टैक्सेशन, क्योंकि बजट पूरा नहीं हुआ है और हमें आईएमएफ की कंडीशन पूरी करनी है, तो मुझे लगता है कि जो टैक्स नहीं लगना चाहिए वो भी लगने जा रहा है। बस ये एक मजबूरी है, मगर आईएमएफ के साथ हमें एक बेटर टेबल पे बात करनी चाहिए थी। आपने पहले बात बिगाड़ ली, अब बिगाड़ने के बाद अब जब सही करने जाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो बस मुझे लगता है कि शायद बड़ा मुश्किल कदम करने जा रहे हैं। यानी मुश्किल डिसीजंस होंगे। आपकी बात दुरुस्त है कि एफबीआर का 225 बिलियन का ऑलरेडी शॉर्टफॉल है। आईएमएफ मजीद 800 बिलियन के टैक्सेस इंपोज करने की बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कॉमनर के लिए तो आसान बात नहीं है। मैं अगर आपसे ये जान सकूं कि व्हाई आईएमएफ इज लास्ट लैंडिंग रिजॉर्ट फॉर अस? बाकी आप बता दें। आईएमएफ के अलावा कोई मुतबादिल नहीं है सर? आप पाकिस्तान की मईशत को अगर जानते हैं, दुनिया को जानते हैं, तो कोई है तो बताए ना मुझे। कोई है तो बताए ना, जो सारी जिंदगी लोगों से कर्जे लेते रहे हों और जो किसी को कर्ज वापस करने की सलाहियत नहीं रखते हो, और जिनकी ना इकोनॉमिक सिचुएशन ना सिक्योरिटी पोजीशन स्टेबल हो, उनको कौन कर्ज देगा? तो 4 ही लैंडर है हमारे, चाइना, पेरिस क्लब, सऊदी अरेबिया और आईएमएफ। अब जो बाकी 3 लैंडर हैं वो भी ये कहते हैं कि हम आईएमएफ की बेसिस पर देंगे। आईएमएफ कर्जा थोड़ी देता है, आईएमएफ तो कर्जे की गारंटी देता है बेसिकली आपको। चाइना का कर्जा भी टेक्निकली आईएमएफ की कंडीशनलिटी के अंदर आ गया है। अब कुछ लोगों का ख्याल है, कुछ तजवीज़ भी है कि हम एक अरसे से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के कर्जों तले चल रहे हैं। ये हो नहीं सकता कि हम डॉलर्स को छोड़ के को बार्टर करें, क्योंकि एक अरसे से हम इस विशेष सर्कल में फंसे हुए हैं। मेरा उनके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। मेरा ख्याल उनको अफगानिस्तान चले जाना चाहिए, ऐसे लोगों को। मतलब इस बात का जवाब यही है कि अफगानिस्तान चले जाए। मतलब ये अफगानिस्तान चले गए कि शायद अफगानिस्तान भी बेहतर हो गया है, अफ्रीका के किसी मुल्क में चले जाएं, चार्ट शायद ब्रुनाई में। क्या बात, ऐसे लोगों की बात आप क्यों सुनते हैं यार? बार्टर किस दुनिया में रह रहे हो यार? कौन सा बार्टर? पेट्रोल किसके साथ बार्टर करोगे यार? मतलब ये बातें करके आप लोग क्या, मतलब किस तरह की बात है? मतलब मैं मतलब पागल ही होऊंगा मैं अगर इस तरह की बात करूंगा या सोचूंगा। तो उनको जो ये कह रहा है उसको एक दफा टीवी पे मेरे सामने बैठा दो और उसको ऊंट पे बैठाओ और भेज दो अफगानिस्तान की तरफ। पर क्या कर सकते हैं यानी शबर साहब, आप ये समझते हैं कि स्ट्रेटेजिकली ऐसे फैसले करना जो है वो हमारे बस में नहीं है? यानी स्ट्रेटेजिक नौयत के मामलात हैं, अगर उनको तय नहीं करेंगे तो फिर इस तरह के पॉलिटिकल डिसीजंस हम नहीं ले सकते। आप ये समझते हैं? नहीं, देखो, बात थोड़ी सी समझ नहीं रहे आप लोग। ये जो कुछ भी आज हो रहा है ये कोई ऐसी चीज है जो आपके पास आज हो गई है और आज ऐसी जगह आके खड़े हो गए हैं। ये तो एक लावा पक रहा था जो आहिस्ता 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 आके यहाँ पर खत्म हो गया।
अगर अभी भी आपको कोई बेल आउट मिल गया या कोई आपको पैसे मिल गए कहीं से सोप आगे, तो 2 साल बाद आप वहीं खड़े होगे। ये रियासत अपने करंट अकाउंट में नाकाम हो चुकी है। अब अगर कौम मिलके इस रियासत को बनाना चाहती है तो ये बन जाएगी, अगर ये रियासत नहीं बनाना चाहती तो नहीं बनेगी। बहुत सारी बातें आपने बतौर चेयरमैन एफबीआर भी की थी, बहुत सारे इकदाम थे। पॉइंट ऑफ सेल्स का मामला जैसे था उसके ऊपर बहुत बात हुई। आप 10 महीने से आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं दुकानें जल्द बंद होनी चाहिए। और मेरी दानिश में 11-12 महीने पहले से जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, शायद उस वक्त ही आपने एक सेमिनार में खड़े होकर ये कह दिया था कि मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा है। और उस वक्त आप पे खासी तनकीद भी हुई थी, खुद इमरान खान साहब भी शायद नाराज हो गए होंगे आपकी इस बात से कि शबर जैदी साहब आपने कैसे कह दिया कि मुल्क डिफॉल्ट कर गया है। आज भी वही बातें हो रही हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ज्यादा जिम्मेदार किसको ठहराते हैं आप? पाकिस्तान में डिफॉल्ट का जिम्मेदार मैं किसी को नहीं ठहराता। मैं सिर्फ आपको एक स्टैटिस्टिक देता हूं, उसके बाद आप नतीजा खुद निकाल लीजिएगा, ठीक है? जी जी। 1991 में पाकिस्तान के रुपये की कीमत थी 31 रुपए पर डॉलर 1991 में, और इंडिया के रुपए की कीमत थी 32 रुपए प्रति डॉलर, हमसे एक रुपया कम था वो। आज 2022 में इंडिया की कीमत है 84 या 85, जो भी उनकी 90 से कम है, और हमारी कीमत है 230 के करीब है। ये पीरियड होता है तकरीबन 30 साल से कम का पीरियड बनता है। आप मुझे ये बताइए कि ये 30 साल में जो हमारी करेंसी इंडिया की करेंसी से ऑलमोस्ट 3 टाइम पे नीचे चली गई है, 3 टाइम में 2.5 टाइम में, इसका कसूरवार कौन है? आप इस दौरान के हुक्मरान निकाल लें और पाकिस्तान की हिस्ट्री इकोनॉमिक हिस्ट्री देख लें। बाकी ये कहानी कि मैंने किया तुमने किया, मैंने किया तुमने किया, बेकार है। ये जो पीरियड है 91 से लेकर 2022 तक का, इसी में पाकिस्तान की हर किस्म की तबाही फैली है। इसी में लोन आए हैं, इसी में IMF की लायबिलिटी आई है, इसी में डॉलर बाहर गया है, इसी में हमारी तबाही फिरी है, इसी में हमारा माशरा खराब हुआ है। ये पीरियड आप देख लें कौन हुक्मरान था। शबर साहब, हमने तो ये भी दिखाया है कि मोइन कुरैशी जैसा वजीर आज़म आ जाता है, शौकत अजीज जैसा पैराशूटर आ जाता है, रजा बाकिर जैसा गवर्नर आ जाता है IMF का इंपोर्ट करदा। यही तो प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। शबर जैदी साहब जैसा चेयरमैन FBR आ जाता है, पैराशूटर आ जाता है। यही तो हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, ये दिखाते हो, ठीक है, थैंक यू। तुम समझते हो तो मैं ठीक दिखाया, तुम्हारी मर्जी है भाई। ये कोई इकोनॉमिक रिसर्च नहीं है। इकोनॉमिक रिसर्च ये होती है कि आप फैक्ट्स एंड फिगर की बात करें। ये कोई रिसर्च नहीं है कि शब्बाज जैदी साहब चेयरमैन CBR आ गए, पैराशूटर। ये सियासी जुमले हैं। इन जुमलों के साथ पाकिस्तान का टाइम जाया नहीं करो, मेरा भी और अपना भी। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यही हुआ है ना सर, इन्हीं लोगों के हाथ हमारी इकोनॉमी रही है ना। तो किसी के हाथ भी रही, पहले फैक्ट्स तो बताओ ना भाई। तुम्हारा काम फैक्ट्स बताना है ना। तुमको चुटकुले बस तो नहीं हो ना। तुम ये कहो कि यार वियतनाम की इकोनॉमी, वियतनाम में ये एक्सपोर्ट होती थी, आज ये है। बांग्लादेश में ये होता था, आज ये है। किसी ने भी किया हो, मैं आपको फैक्ट्स फिगर बता रहा ना मुस्तकिल। मैंने किसी शख्सियत का नाम लिया? तो मैं इसीलिए आपके साथ जिन लोगों ने हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई है उन्हीं से सवाल करूंगा ना कि वियतनाम की एक्सपोर्ट इतनी ज्यादा बढ़ गई, हमारे यहाँ कम क्यों है? अभी तक हम करंट अकाउंट डेफिसिट पे काबू क्यों नहीं पा रहे हैं? मेरा ख्याल है आपसे मेरी बात नहीं समझ पा रहे। सॉरी, आगे अगला सवाल करें। अदा करने के अज़्म का अदा करते हुए कशीदगी फैलाने वालों या तमाम तंजीमों से पूरी ताकत के साथ निपटने का अज़्म दोहराया है। और इलामी में बताया गया कि कौमी सलामती का तसव्वुर माशी सलामती के गिर्द घूमता है, और ये कि माशी खुद इन्हिसारी या खुद मुख्तारी के बगैर कौमी खुद मुख्तारी और वक़ार पर दबाव आता है। सलामती कमेटी इजलास की जारी करदा इलामी में यह भी बताया गया कि किसी मुल्क को दहशत गर्दों के लिए कोई पनाहगाह या सहूलत फराम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और पाकिस्तान इस हवाले से अपने शहरियों की हिफाजत के तमाम हुकूक महफूज रखता है। इजलास में कहा गया कि पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं हो सकता, और पाकिस्तान के हर कोने में रियासत की मुकम्मल अमलदारी कायम की जाएगी। इस इजलास में कहा गया है कि सूबाई एपेक्स कमेटियों को भी बहाल कर दिया गया है, और कानून नाफिज करने वाले इदारों खासतौर पर महकमा इंसदादी दहशतगर्दी को मतलूबा सलाहियत के साथ लड़ने के मैयार में लाया जाएगा। कल कौमी सलामती कमेटी इजलास में मासवाए PTI की पूरी मुल्की क़यादत शरीक हुई, और सब ने सर जोड़कर मुल्की मसाइल और बढ़ती दहशतगर्दी के सतह पर गौर किया और जामे पॉलिसी वाज़े की, और साथ में पड़ोसी मुल्कों को भी बताया है कि किसी भी मुल्क की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की गई तो फिर पाकिस्तान अपनी ज़मीन और लोगों की हिफाजत